बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हज़रत उमर है। रजिस्ट्रेशन नंबर 19, सेमेस्टर 8, डिपार्टमेंट एमएलटी, सब्जेक्ट सेमिनार। और आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे। सो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर आउटलाइंस। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोग्लोबुलिन्स। Immunoglobulins, also known as antibodies, are glycoprotein molecules produced by the plasma cells. इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको इन अदर वर्ड्स एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और ये कौन बनाती है? ये प्लाज्मा सेल्स बनाती है। They play a crucial role in the immune system by identifying and neutralizing the pathogens. ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम में, यानी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? कि ये पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। Each immunoglobulin is specific to a particular antigen. हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो वायरस के अगेंस्ट एक अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी। जबकि इसके बरक्स अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उसके अगेंस्ट एक अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी। बैक्टीरिया वाली एंटीबॉडीज, यानी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनी होगी वो वायरस पे, और वायरस के अगेंस्ट जो बनी होगी वो बैक्टीरिया पे कभी भी अटैच नहीं हो सकेंगे। हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इसकी अगर हम एक मोनोमेरिक यूनिट की बात करें, एक सिंगल यूनिट की, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। और इसमें फिर सब कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वो पहली बात कर चुके हैं वायरस पे, और वायरस के अगेंस्ट जो बनी होगी वो बैक्टीरिया पे कभी भी अटैच नहीं हो सकेंगे। हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इसकी अगर हम एक मोनोमेरिक यूनिट की बात करें, एक सिंगल यूनिट की, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। और इसमें फिर सब कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वो आगे आ रहे हैं। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू स्पेसिफिक एंटीजन। They play a critical role in immune response by recognizing and binding to a specific antigens. पहली बात कर चुके हैं। Following are the components of immune। एक मोनोमेरिक यूनिट में दो आइडेंटिकल हैवी चेन्स और दो आइडेंटिकल लाइट चेन्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं हैवी चेन्स के ऊपर। इन अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ एंटीबॉडीज देयर इज टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स। अच्छा, एक सिंगल यूनिट में दो हैवी चेन्स पाए जाते हैं, और ईच हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेन्स 420 टू 440 अमीनो एसिड्स। एक सिंगल हैवी चेन के अंदर 420 से लेकर 440 अमीनो एसिड्स लाई करते हैं। हेवी चेन्स आर ऑफ 5 टाइप्स नेम्ड एज गामा, डेल्टा, अल्फा, म्यू एंड एप्सिलॉन। 5 अकसाम की होती है हेवी चेन्स, और वो है गामा, डेल्टा, अल्फा, म्यू एंड एप्सिलॉन। बोथ द हेवी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो हैवी चेन्स होते हैं तो वो आपस में बॉन्डेड टुगेदर होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। द हैवी एंड लाइट चेन्स आर आल्सो बाउंड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अगर हम यहाँ देखें
तो जो हैवी चेन है और लाइट चेन है तो ये भी आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अच्छा, these interactions form the basic for chain structure of antibodies। इन ही चार चेन की जो कॉम्बिनेशन है इनसे एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है किस चीज का, एंटीबॉडीज का। अब बात करते हैं लाइट चेन्स के ऊपर। So, in a monomeric unit of antibodies, there is two identical light chains। एक single unit में दो identical light chains present होते हैं। Each light chain of immunoglobulin contains 220 to 240 amino acids। हर एक सिंगल चेन में, लाइट चेन में 220 से लेकर 240 तक के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइट चेन्स आर ऑफ टू टाइप्स नेम्ड एज कापा एंड लेम्डा। लाइट चेन्स दो किस्म की होती है जिनको कापा एंड लेम्डा कहा जाता है। दे डिफर इन देयर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द कांस्टेंट रीजन। रीजन्स के बारे में आगे बात होगी। जो रीजन्स है कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन। तब तक के लिए सिंपली ये याद करना कि जो कप और लैम्डा है वो हर एक एंटीबॉडीज के लिहाज से डिफर करती है बेस्ड ऑन द अमीनो एसिड नंबर्स। फॉर एग्जांपल, द कांस्टेंट रीजन ऑफ kappa light chains contains about 110 amino acids, while the constant region of lambda light chain also contains approximately 110 amino acids। But difference इनमें ये है कि lambda light chains can be further divided into several subtypes। lambda जो लाइट चेन है उनके फर्दर फिर टाइप्स है। ह्यूमंस में चार होते हैं जिनको कहा जाता है lambda 1, lambda 2, lambda 3 एंड lambda 4, each with slight variation in amino acid sequence of the constant region। तो हर एक जो ये टाइप्स है तो इनमें नंबर और जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उनमें वेरिएशन होती है जिनके बेस पे ये डिफर करती है। अब बात करते हैं रीजन्स के ऊपर। सो एक एंटीबॉडी में दो रीजन्स पाए जाते हैं। एक को वेरिएबल रीजन कहा जाता है और एक को कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। वेरिएबल रीजन आर फाउंड Variable regions are found at the tip of the Y-shaped structure। They are responsible for binding to the specific antigens। Both the heavy and light chains contributes to the variable regions। जो वेरिएबल रीजन होता है ये अमीनो एसिड के टिप पे पाया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए। और जो हैवी और लाइट चेंज होते हैं वेरिएबल रीजन में तो ये भी वेरी करते हैं। कांस्टेंट रीजन जो वेरिएबल रीजन के अलावा जितना भी एंटीबॉडीज में रीजन होगा तो उनको कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। सो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट रीजन्स forms the rest of the structure and determine the antibody's class and effector the functions। इनसे एंटीबॉडीज का के क्लास का पता चलाया जा सकता है। कांस्टेंट रीजन से एंटीबॉडीज की क्लास का पता चला जा सकता है। ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेन्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये कौन सी एंटीबॉडी है। टाइप्स ऑफ immunoglobulins। Immunoglobulins are named based on the type of heavy chains present in their structure। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जो नाम दिया जाता है तो वो किस बेसिस पे होता है, वो हैवी चेन्स की प्रेजेंस के ऊपर होता है। सो हमने पहले भी बात करी कि हैवी चेन जो है वो 5 किस्म के हैं जिनको कहा जाता है गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। सो हमारे पास जो एंटीबॉडीज है वो 5 किस्म की है। Number 1 is IgG, number 2 is IgA, number 3 is IgM, IgE, and last one is IgD। अगर एक सिंपल जो अगर इनको एब्रीवेट किया जाए IgG को तो इनकी एब्रीवेशन कुछ इस तरह होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ गामा टाइप, IgA को इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ अल्फा टाइप एंड सो ऑन।
इन इन सबको याद रखने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है गैम। गैम में सारी एंटीबॉडीज आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज के ऊपर। सो आईजीजी एंटीबॉडीज आर मोस्ट abundant एंड स्मॉलेस्ट immunoglobulins प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। जो आईजीजी एंटीबॉडीज है, एक तो सबसे abundant है और दूसरा जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। It accounts for approximately 80% of the total antibodies in the blood. अगर सारी एंटीबॉडीज को कंबाइन किया जाए तो उनमें अगर परसेंटेज निकाला जाए तो सबसे ज्यादा आईजीजी पाया जाएगा 80%। इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ एंटीबॉडीज। इसकी जो अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर ले तो ये एक मोनोमेरिक यूनिट में लाई करता है। हमेशा ये मोनोमेरिक यूनिट में पाया जाता है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज ऑफ 1,50,000। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,50,000 है। These antibodies can easily cross the blood vessels and placenta। ये जो एंटीबॉडीज है ये ब्लड वेसल्स और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जो लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी बनती है। एक्ट मेनली बाय कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्ट्रक्शन काज कर लेता है। और हमने पहले भी बात करी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसका जो नेम होता है वो बेस्ड होता है हैवी चेन्स की मौजूदगी पे। तो इसमें जो हैवी चेन्स होते हैं वो गामा टाइप के होते हैं, इसी वजह से इनको आईजीजी कहा जाता है। अब बात करते हैं आईजीए इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे। IgA can exist as a single unit in blood and dimer in secretions। जो IgA एंटीबॉडीज है तो वो जो IgA एंटीबॉडीज हैं वो सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं ब्लड के अंदर, और डाइमर की फॉर्म में यानी दो यूनिट्स आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं इन सिक्रीशंस। Or when it consists as dimer, both the units are joined together by G chains। जब भी ये डाइमर के फॉर्म में secretions के अंदर एग्जिस्ट करती है तो जो दो यूनिट्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं with the help of G chains। Its molecular weight is about 1,60,000, mainly present in the body secretions, for example saliva, tears, sweats, etc। कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन आईजीए। प्रेगनेंसी के बाद जो एक फीमेल फर्स्ट टाइम मिल्क देती है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो उसमें जो आईजीए एंटीबॉडीज है वो इनरिच्ड होती है। prevents various types of antigen from entering the cells of the human body। डेफिनेटली ये एंटीबॉडीज है, इनका काम ही है आइडेंटिफिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजेंस। सो ये बहुत सारे एंटीजेंस को बॉडी के एंट्रेंस से बचाता है। कंटेन्स अल्फा टाइप ऑफ हैवी चेन्स। अच्छा, तो इसके अंदर जो हैवी चेन्स पाए जाते हैं वो अल्फा टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं आईजीएम पे, जिसकी एब्रिविएशन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ म्यू टाइप। सो इट कंटेन्स हैवी चेन्स ऑफ म्यू टाइप। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन ह्यूमंस। सबसे जो लार्जेस्ट है, सबसे जो लार्जेस्ट एंटीबॉडीज है ह्यूमंस के अंदर तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कैन नॉट क्रॉस द ब्लड स्ट्रीम और प्लेसेंटा। पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे लार्जेस्ट है तो इसी वजह से ये ब्लड स्ट्रीम्स और प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 Y-shaped monomeric unit of antibodies joined together by J chains। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर बात किया जाए तो इसमें 5 मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक मोनोमेरिक यूनिट दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ जे चेन्स। जिस तरह अल्फा यूनिट के जो डाइमर फॉर्म होता है वो जे चेन के साथ, जे चेन की मदद से अटैच होता है। तो इसी वजह से
तो इसी तरह से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के मोनोमेरिक यूनिट्स है वो भी आपस में कनेक्टेड होता है with the help of J chains. First antibodies to be produced in any foreign indigen invasion. ये ऐसी एंटीबॉडी है कि जब भी कोई बॉडी को एंटीजन या पैथोजेंस की एक्सपोजर हो जाए तो सबसे पहले ये एंटीबॉडी बनती है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 9 लाख। मॉलिक्यूलर वेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। अब बात करते हैं आईजीई के ऊपर। The heavy chains present in IgE is of epsilon type. IgA is also a monomer. ये भी monomeric unit में exist करता है। It is present in minute quantities in the bloodstream. ये बहुत कम मिकदार में पाई जाती है blood में। These antibodies is seen raised in people who have allergies. ये उन लोगों में एराइज कर जाती है, ज्यादा हो जाती है जिन लोगों को एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। इट बाइंड्स टू द मास्ट सेल्स ड्यू टू व्हिच हिस्टामिन इज रिलीज्ड। अब एलर्जी का प्रोसेस क्या होता है, यानी कैसी एलर्जी जो है किसी बंदे में फॉर्म हो जाती है और फिर उसका प्रोसेस क्या होता है, उस पे एक अलग सा लेक्चर बन सकते हैं। सिंपली हमें याद रखना चाहिए कि जो आईजीए एंटीबॉडीज होते हैं ये मास सेल्स के ऊपर बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से मास सेल से हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज 1,90,000। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब बात करते हैं आईजीडी एंटीबॉडीज के ऊपर। सो आईजीडी एंटीबॉडीज contains heavy chains of delta type. Its molecular weight is 1,80,000. IgD is also a monomer. ये भी monomeric unit में exist करता है। Also, it is present in the body in low concentration. जिस तरह IgE कम था, सिर्फ एलर्जिक पीपल में एराइज कर जाता है, तो जो IgD एंटीबॉडीज है नॉर्मली ये भी ब्लड में बहुत बहुत कम कंसंट्रेशन में पाई जाती है। IgD has no significant role in the body, but it is present on the surface of B cell. इसकी अगर फंक्शन की बात की जाए तो कोई भी चीज हमारे बॉडी में ऐसी नहीं है कि जिसका कोई खास रोल ना हो, लेकिन एंटीजेंस और पैथोजेंस की बाइंडिंग से रिलेटेड अगर बात की जाए तो उनमें इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, बल्कि ये बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बी सेल्स की मेचुरेशन, प्रोलिफरेशन और सिग्नल्स ट्रांसडक्शन में ये हेल्प करते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ऊपर। हो कुछ नया सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।